वो कैलकुलेशन चेक कर रही है मिस्टर जे की, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने वैल्यू निकाली है 1,80,000 की। अब आपकी स्क्रीन थोड़ी सी छोटी कर रही हूँ मैं। म्यूनिसिपल वैल्यू, इनकम टैक्स अथॉरिटी बैठ गई, चेक कर रही है, कहती है इनकम टैक्स अथॉरिटी की म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने, एमसीडी ने वैल्यू निकाली इस घर की 1,80,000 एक साल की। एमसीडी का मानना है कि एक साल में कितना रेंट कमा के दे सकती है ये प्रॉपर्टी, 1,80,000 रुपए का। आसपास के घरों को कितना वैल्यू कमा के दे रही है ये प्रॉपर्टी, रेंट इनकम कितनी कमा के दे रही है, 2,52,000 के एक साल में। एमसीडी ने कम आंका था। और स्टैंडर्ड रेंट गवर्नमेंट ने क्या कह रखा है कि किससे ज्यादा नहीं चार्ज कर सकते, पूरे साल में 2,16,000 से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। तो अब हम इनकम टैक्स अथॉरिटी एक्सपेक्टेड रेंट निकालेगी कि कितना रेंट एक्सपेक्ट करना चाहिए उसे इस प्रॉपर्टी से, कि मिस्टर जे की प्रॉपर्टी कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए कि कमा के दे देती होगी। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है कि मैं इतना एक्सपेक्ट करती हूँ, कितना, वो कहती है 2,16,000। कैसे निकल के आया 2,16,000? पहले इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का हायर अमाउंट चूज कर लिया, 1,80,000 और 2,52,000 का हायर। उन्होंने कहा कि एमसीडी कहती है 1,80,000 रुपए रेंट आता होगा पूरे साल में, बट आसपास के घर कह रहे हैं 2,52,000 आता है, तो कहते हैं कि जरूर ये 2,52,000 कमाते ही होगा मिस्टर जे रेंटल इनकम से, तो उन्होंने कह दिया हायर लिख देते हैं। फिर उनको याद आया भैया गवर्नमेंट ने तो कंट्रोल लगा रखा है कि स्टैंडर्ड रेंट की इससे ज्यादा तो चार्ज ही नहीं कर सकते, तो 2,52,000 को तो कम करके 2,16,000 पे लाना ही पड़ेगा, तो 2,16,000 पे ले आए। तो इसीलिए हम जो हाइयर अमाउंट आती है इन दोनों की, उस पॉइंट को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, और स्टैंडर्ड रेंट और उस हाइयर अमाउंट का लोअर ले लेते हैं। 2,16,000 लोअर था तो 2,16,000 ले लिया, 2,16,000 अब हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आ गया, जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज एक्सपेक्ट कर रही हैं कि ये प्रॉपर्टी मिस्टर जे को एक साल में इतना रेंट कमा के देती होगी। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया, 2,16,000। बट एक्चुअली में मिस्टर जे को कितना कमा के दे रही थी ये प्रॉपर्टी? अभी अभी हमने देखा कि उन्होंने 20,000 रुपये महीना पे दे रखा था किराए पे, तो 20,000 रुपये एक महीने का, तो 12 महीने से मल्टीप्लाई कर दो तो 2,40,000 एक्चुअल में कमा के दे रही थी। इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने एक्सपेक्ट किया था कि पूरे साल में 2,16,000 कमा के दे रही होगी, बट मिस्टर जे ने कमाया कितना, उन्होंने 2,40,000 कमाया। अब इनकम टैक्स अथॉरिटीज का मानना है, एक्सपेक्ट कर रही हैं वो, कि 2,16,000 पूरे साल में रेंट आ रहा होगा, एक्चुअली में मिस्टर जे को 2,40,000 रुपए का रेंट आ रहा है। तो वैल्यू क्या माने हम उस घर की, उस घर की वैल्यू हम मानेंगे फिर 2,40,000। कौन मानेगा? इनकम टैक्स अथॉरिटीज मानेंगी। इनकम टैक्स अथॉरिटीज बैठी हुई हैं कैलकुलेट करने के लिए कि वैल्यू कितनी है उस घर की, एक साल की रेंटल इनकम कितनी कमा के दे सकता है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने एक्सपेक्ट किया था कि 2,16,000 कमा सकता है, एक्चुअली में कमा के दिया 2,40,000। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने कहा कि हम कोई बेवकूफ थोड़ी, हम ये इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम इस पर टैक्स चार्ज कर सके। अगर हम कम इनकम दिखाएंगे तो कम टैक्स चार्ज करना पड़ेगा हमारे को, और इनकम टैक्स अथॉरिटीज ज्यादा से ज्यादा टैक्स चार्ज करना चाहती हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा फिर हम 2,40,000 को मानेंगे वैल्यू इस घर की। वैल्यू मानेंगे मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे। तो ग्रॉस मतलब टोटालिटी में, एनुअल मतलब पूरे एक साल की वैल्यू इस घर की, कितनी रेंटल इनकम कमा के दे सकते हैं, ये हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे 2,40,000। तो बेसिकली हमने क्या किया इस केस में, हमने एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट में जो ज्यादा बड़ी फिगर थी हाइयर, उसको चूज करके जीएवी मान लिया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये सिर्फ इसी केस में किया है हमने, हमेशा ऐसा नहीं होगा। हमेशा आप एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट का हायर अमाउंट लोगे, ऐसा नहीं होगा, बट इस केस में हमने इसका हायर लिया है। आपको लॉजिक मैंने साथ साथ बताई दिया। अब 2,40,000 रेंट इनकम कमा के दे रहा था ये घर पूरे साल में, तो अब इस अमाउंट पे मिस्टर जे से कह दे कि टैक्स भर दे 2,40,000 पे, तो मिस्टर जे कहेंगे मैं तो नहीं भर रहा 2,40,000 पे टैक्स। वो कहेगा कि मैंने एमसीडी को टैक्सेस दिए हैं ये जो घर का सीवेज सिस्टम वगैरह चलाने के लिए, कहता है कि वो अमाउंट अब मेरी जेब में तो रह नहीं गई। कहता है कि मैंने एमसीडी को टैक्सेस दिए हैं, जो टैक्सेस मैंने उसको दिए हैं वो मेरे अमाउंट 5,000 रुपए के मैंने टैक्सेस दिए हैं, तो वो कहता है मिस्टर जे वो 5,000 अब मेरी जेब में तो रह नहीं गए, रेंटल इनकम जो कमाऊंगा वो मेरे जेब में होगी, बट कह रहा है कि ये जो मैंने म्यूनिसिपल टैक्सेस दे दिए हैं एमसीडी को, ये अब मेरे जेब में नहीं रहे 5,000,
तो मैं उन पे टैक्स क्यों भरूं? तो कहता है कि जो 2,40,000 है उसमें से 5,000 को मैं माइनस करूंगा, जो मैंने टैक्स भरा है एमसीडी को उसको माइनस करूंगा, बच्चे कुचे को अपनी इनकम मानूंगा, रेंटल इनकम, उस पे मैं हाउस प्रॉपर्टी इनकम मानते हुए टैक्स भरूंगा। तो उन्होंने 2,40,000 जो जीएवी आया था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू घर की, उसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस जो कि लैंडलॉर्ड ने, मकान मालिक ने पे करे 31 मार्च 2020 से पहले, या फिर 31 मार्च 2020 वाले दिन उनको माइनस कर दिया। और फिर आ गया हमारा, जब आप ग्रॉस में से कुछ भी वैल्यू माइनस करते हो तो नेट वैल्यू आती है, ये बात सबको पता है। तो ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से जब हमने म्यूनिसिपल टैक्स माइनस किया तो आ गई नेट एनुअल वैल्यू पूरे घर की, कि पूरा घर इतना रेंट कमा के देता होगा पूरे साल में, कितना, 2,35,000 देता है, नॉट देता होगा, देता है 2,35,000। तो बच्चे ये हमारा, मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। अब हम बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज। हाउस प्रॉपर्टी की बहुत सारी कैटेगरीज बन सकती हैं। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वो डिस्कस कर रही हूँ आपसे, क्योंकि हम मेरे को पूरे सिर्फ इस क्लास में हाउस प्रॉपर्टी खत्म कराना है, जबकि रियलिटी में रेगुलर वालों को हम 10 क्लासेस में, 5 क्लासेस में, मतलब ज्यादा क्लासेस में खत्म कराते हैं इस चैप्टर को। स्क्रीन पे देखेंगे बहुत सारे केसेस हमारे बनेंगे हाउस प्रॉपर्टी के। पहला केस, अब देखिए बहुत सारे केसेस कैसे बन सकते हैं। या तो ये केस बन सकता है कि मान लीजिए एक मकान में मैं रह रही हूँ और एक और मकान मेरे दादाजी ने ऐसे ऐसे ही लेकर रख रखा है, उस मकान को से किराए की इनकम मैं बांधना चाहती हूँ, तो मैं उस मकान को किराए पे चढ़ा देती हूँ, तो वो किराया जो आएगा वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो जाएगा। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि मैं उस मकान को पूरा 12 महीने पे किराए पे चढ़ा दूं। ये भी हो सकता है कि मैं उस मकान को 7 महीने किराए पे चढ़ाऊं और बचे हुए 5 महीने में अपना सामान रख दूं उस घर में, कि मैं रह रही हूँ वहां पे, मतलब कि मैं अपने इस नए इस घर में भी रह रही हूँ अपने, और उस घर में भी रह रही हूँ, मेरा कुछ सामान इस मकान में पड़ा है, कुछ सामान उस मकान में पड़ा है। तो ये भी हो सकता है कि आप पूरे साल के लिए किराए पे चढ़ाओ, पूरे 12 महीने के लिए। अगर आपने 12 महीने किराए पे चढ़ाया तो आपका ये केस 1 बन गया। या ये भी हो सकता है कि मैंने किराए पे तो 12 महीने के लिए चढ़ा दिया उस मकान को जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा था, बट मेरे को जो किराएदार मिला वो 9 महीनों के लिए मिला, बाकी के 3 महीने मैंने खूब ढूंढा किराएदार, मुझे कोई किराएदार नहीं मिला, और वो जो पुराने वाला किराएदार था वो भी छोड़ के चला गया 9 महीने बाद। तो मेरे को 3 महीने का तो रेंट ही नहीं मिला, मतलब वेकेंट पड़ा रहा मेरा घर। मैं कमाना चाहती थी लेट आउट करके, रेंट पे चढ़ा के, बट 9 मंथ्स तक तो किराएदार मिला रहा, 3 महीने वेकेंट रहा, कोई किराएदार ही नहीं मिला, खाली पड़ा रहा, वेकेंट रहा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट, मतलब किराए पे चढ़ाई गई फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, कुछ पार्ट ऑफ द ईयर के लिए, कुछ समय के लिए तो किराए पे चढ़ाई गई और कुछ समय वेकेंट रहा, खाली रहा। तो ऐसे केस में हम कैसे डीलिंग करते हैं ये भी सीखेंगे हम। और एक और केस क्या आता है आपका, हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर एंटायर ईयर, ये तो मैं आपको बता चुकी, वेट, लेट आउट फॉर बैलेंस पार्ट ऑफ द ईयर ये भी बता चुकी, वेट वेट वेट, ओके। नेक्स्ट है आपका, हाउस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर। ऐसा भी तो हो सकता है बच्चे कि एक मकान में मैं रह रही हूँ, जो दूसरा एक और मकान है वो मैंने सेल्फ ऑक्यूपाई कर लिया पूरे साल के लिए। कहने का मतलब एक मकान में तो मैं रह ही रही हूँ, उसके अलावा जो दूसरा मकान है उसमें भी मैंने अपना सामान रख दिया, कभी कभी मैं ही चली जाती हूँ वहां पर, बट मैंने उसे किराए पे नहीं चढ़ाया। तो जब मैंने किराए पे नहीं चढ़ाया तो उसको हम कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, मैंने ऑक्यूपाई कर रखा है उसे। तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे वैल्यूज, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये भी हम सीखेंगे। नेक्स्ट है आपका, हाउस प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट फॉर अ पीरियड एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द रिमेनिंग पीरियड। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मेरा एक्स्ट्रा घर है उस एक्स्ट्रा घर को मैं कुछ टाइम पे तो किराए पे चढ़ा दूं, और कुछ टाइम, मान लीजिए 7 महीने मैंने किराए पे चढ़ा दिया और बचे हुए 5 महीने मैंने सोचा नहीं, मेरे को किराएदार नहीं रखना, मेरा घर पे सामान नहीं आ रहा मेरे इस पुराने घर पे, तो मैं नए घर में भी आधा सामान शिफ्ट कर देती हूँ, मैं वहां पे भी बीच बीच में जाया करूंगी। तो अगर मैंने कुछ समय के लिए तो किराए पे चढ़ा दिया अपने घर को कुछ महीनों के लिए, और कुछ महीनों के लिए मैंने क्या किया कि सेल्फ ऑक्यूपाई कर दिया, तो ऐसे केस में हम कैसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे ये भी हम सीखेंगे। मान लीजिए
कि जो एसएससी है, मैं जिसको इनकम टैक्स पे करना है, उसके 2 से ज्यादा घर है, तो ऐसे केस में, और मेरे जितने भी घर हैं 2 से ज्यादा, मान लीजिए 3 घर हैं मेरे या 4 घर हैं, मैंने सबको सेल्फ ऑक्यूपाइड बता रखा है, मैंने कह रखा है सारे मेरे सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कहेगी कि मतलब बहुत बड़ी बेवकूफी करी है तुमने, अगर तुमने इतने सारे घर तुम्हारे पास है और तुम कहीं से भी किराए की इनकम नहीं खा रहे, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कहेगी कि भाई तुम नहीं खाना चाहते किराए की आमदनी, कोई बात नहीं, मत खाओ, बट तुम जो 2 घर है उनको तो तुम सेल्फ ऑक्यूपाइड चूज कर लो, अपने जो तुम्हारे पास मान लो 4 या 3 घर हैं या 5 घर हैं, उन सब में चूज कर लो कि किन्हीं 2 घरों को तो तुम सेल्फ ऑक्यूपाइड बता सकते हो, बाकी घरों को या तो चढ़ा और रेंटल इनकम आ जाएगी, नहीं चढ़ाते हो तो तुम्हारी मर्जी, मगर हम तो मान लेंगे कि तुमने किराए पे चढ़ाया। तो क्या कहता है कि एसएससी इज ओनर ऑफ मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी एंड ऑल आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, सारी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो ऐसे केस में हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी हम सीखेंगे। नेक्स्ट केस कहता है partly let out and partly self occupied house property that on the basis of area। मान लीजिए बच्चे, मैं एक घर में रहती हूँ, उसमें 2 फ्लोर्स हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, मैंने ग्राउंड फ्लोर किया, तो ऐसे केस में कहा जाएगा कि मेरा पार्टली लेट आउट है, मतलब पार्टली मैंने अपने घर को किराए पे चढ़ाया है, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है, पार्टली मैं खुद रहती हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया भी हम डिविजन कर सकते हैं। ऐसे केस में भी जीएवी कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे। चलिए बच्चे, सबसे पहला जो मैंने केस आपसे डिस्कस किया था कि जब हम ये मानते हैं कि घर को हमने किराए पे चढ़ाया, जो हमारा एक्स्ट्रा घर पड़ा था हमने उसको किराए पे चढ़ाया और वो पूरे 12 महीने किराए पे रहा, तो ऐसे केस में जब आपका मकान पूरे 12 महीने किराए पे चढ़ता है, तो ऐसे केस में हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि अब शॉर्ट में हमें करना पड़ेगा तो मैं क्वेश्चन रीड आउट नहीं कर रही, म्यूनिसिपल वैल्यू थी 1,80,000 रुपए, फेयर रेंट था 2,52,000, स्टैंडर्ड रेंट था 2,16,000, तो हमने इन दोनों का हाइयर लिया, म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट का 2,52,000 आया, फिर स्टैंडर्ड रेंट और 2,52,000 को कंपेयर किया तो 2,16,000 और 2,52,000 में लोअर अमाउंट थी 2,16,000, 2,16,000 हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आ गया, इनकम टैक्स अथॉरिटीज एक्सपेक्ट कर रही है कि इतना रेंट कमा के देती होगी ये पूरे साल में प्रॉपर्टी, एक्चुअली में 20,000 रुपए महीना मिल रहा था, तो 20,000 रुपए महीने को इंटू 12 मंथ्स करो तो 2,40,000 का एक्चुअल रेंट आ रहा था, तो एक्चुअल रेंट 2,40,000 हो गया, एक्सपेक्टेड रेंट 2,16,000 हो गया। अब ऐसे केस में बच्चे, जब 2 रेंट आ गए हमारे पास, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, और हमारे को निकालना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू कि ये प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू कितनी है, कितनी है ये रेंट कमा के देती होगी, तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज एक्सपेक्ट कर रही है 2,16,000 कमा के देती होगी, एक्चुअल में 2,40,000 कमा के देती है। ऐसे केस में जब पूरे 12 महीनों के लिए आपका रेंट पे चढ़ा हुआ होता है और ऐसे एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट लिखा हुआ होता है, तो हमेशा आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो होती है वो हायर ऑफ द टू होती है, हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड एक्चुअल रिटर्न। हमेशा आप एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुअल, सॉरी रिटर्न नहीं, रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को आप हमेशा कंपेयर करेंगे, ध्यान रखिए, एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट को आप हमेशा हमेशा कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके क्या डिसीजन मेकिंग लेनी है वो हर केस में अलग होगी। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग क्या लेनी है, अगर 12 महीने में लेट आउट है तो कि दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी उसको हम जीएवी मान लेंगे। अब 2,16,000 और 2,40,000 में से हायर थी 2,40,000, उसको हमने ग्रॉस एनुअल वैल्यू घर की मान लिया कि इतनी रेंट ये कमा के देता है घर, उसके अंदर से अब धीरे 2,40,000 जो आया, वही बात जैसे मैंने आपको बताई थी कि म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड है 5,000 रुपए, तो म्यूनिसिपल टैक्सेस जो कि लैंडलॉर्ड पे करता है और 31 मार्च प्रीवियस ईयर के 31 मार्च वाले दिन तक या उससे पहले तक पे कर देता है, उनको हम माइनस कर देते हैं, उसमें से बची कुछ चीज जो होती है वो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होती है, इस केस में कितनी आ गई, उसको हम कहते हैं नेट एनुअल वैल्यू या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो वो कितनी आ गई, नॉट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे हम, क्योंकि अभी हमें उसमें से कुछ डिडक्शंस भी करनी है, हम इसे नेट एनुअल वैल्यू कहेंगे, तो नेट एनुअल वैल्यू कितनी आ गई, 2,35,000। नेक्स्ट केस में आते हैं बच्चे,
हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड वाज वेकेंट फॉर बैलेंस पार्ट ऑफ द ईयर। मैं एक मकान में रह रही हूँ, मेरे पास एक और मकान है, मैंने उसको किराए पे चढ़ाने का सोचा, मैंने किराए पे चढ़ाया, मैंने देखा कि 7 महीने तो मेरे को किराएदार मिल गया, वहां से मेरे को रेंट भी आ गया, बट बचे हुए 5 महीने में किराएदार ढूंढती रही, मुझे किराएदार ही नहीं मिला, तो 5 महीने मेरा वेकेंट रहा। ऐसे क्यों केस होते हैं कि कुछ महीने किराए पे चढ़ा, कुछ महीने तुम किराएदार ढूंढ रहे थे बट वेकेंट रहा। ऐसे केस में जो हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखेंगे बच्चे। केस नंबर 2 देखेंगे। स्क्रीन पे देखेंगे, ये जो 2 लिखा हुआ है, मान लीजिए ये घर का नाम नंबर लिखा हुआ है, हाउस नंबर 2, ये जो मोटा मोटा 2 लिखा हुआ है, मान लीजिए ये हाउस नंबर 2 लिखा हुआ है। अब हाउस नंबर 2 के बारे में क्या बातें बता रखा है, कहते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने कहा कि ये एक साल में 2,40,000 रुपए कमा के देता होगा हाउस नंबर 2। आसपास के लोगों ने बताया पूरे साल में 2,40,000 रुपए ही कमा के देता है, फेयर रेंट 2,40,000 है। गवर्नमेंट ने लिमिट लगा रखी है कि 2,40,000 रुपए से ज्यादा कमा के नहीं दे सकते। चलिए बच्चे दूसरा वाला करते हैं, क्योंकि इसमें तो तीनों ही वैल्यू सेम है, तो मैं आपको समझाऊंगी कैसे क्लियरली इसे। हम दूसरा करते हैं। हाउस नंबर 3 करते हैं, ये हमारा तीसरा घर है। तो तीसरा घर है इन द सेंस, आप भूल जाओ किसी कोई और घर आपके पास है या नहीं, हम ये मान लीजिए एक घर में आप रह रहे हो और ये वाला घर जो है ये आपने रेंट पे चढ़ाया है, किराए पे। अब इस घर के बारे में हमारे को कुछ चीजें पता है कि म्यूनिसिपल वैल्यू जो है, म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने कहा है कि 3,06,000 रुपए ये पूरे साल में कमा के देता होगा आपको घर। आसपास के लोग बताते हैं नहीं, 4 लाख रुपए पूरे साल में रेंट मिल जाता है। गवर्नमेंट ने कंट्रोल लगा रखा है कि 5 लाख रुपए से ज्यादा रेंट नहीं हो सकता। और एक महीने में एक्चुअल में रेंट मिलता है 40,000 रुपए। कितने टाइम वेकेंट है, 4 महीने वेकेंट रहा। 4 महीने वेकेंट रहा मतलब 4 महीने खाली रहा, किराए पे हम चढ़ाना चाहते थे पूरे 12 महीने, बट 4 महीने खाली रहा, मतलब 8 महीने बचे हुए, 8 महीने, 12 महीनों में से 4 महीने घटा दो, बचे हुए 8 मंथ्स तक टेनेंट रहा, किराएदार रहा। और उस 8 महीने में हर महीने किराएदार ने 40,000 रुपए रेंट पे किया। म्यूनिसिपल टैक्सेस जो पे करे गए वो 3,000 रुपए थे। ये ड्यू थे, पे नहीं हुए, ड्यू बट नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यू हो गए मतलब आपको एक म्यूनिसिपल टैक्स देना था बट अभी तक आपने दिया नहीं है, 3,000 रुपए। अब इस केस में बच्चे हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। केस नंबर 3। स्क्रीन पे देखेंगे म्यूनिसिपल वैल्यू, तीसरे, ये वाला घर है, इस घर का नाम ही 3 है, तीसरा घर नहीं है ये, हम एक घर में रह रहे हैं और एक घर हमने किराए पे चढ़ाया है। जो घर किराए पे चढ़ाया है उसका मकान नंबर 3 है। म्यूनिसिपल वैल्यू, ये मकान नंबर 3 है ऐसा हम इज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। म्यूनिसिपल वैल्यू 3,06,000 है, फेयर रेंट 4 लाख है, हमेशा इन दोनों में से हाइयर अमाउंट लेते हैं, 4 लाख को ले लिया। फिर स्टैंडर्ड रेंट है 5 लाख, कह रहे 5 लाख से ज्यादा नहीं चार्ज कर सकते, तो भाई हम 5 लाख से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, तो बट ऑब्वियसली अभी 4 लाख निकल के आ रहा है तो 4 लाख ही लेंगे। तो हम क्या कहते हैं, जो हाइयर आते हैं इन दोनों का, उन दोनों हाइयर में से और स्टैंडर्ड रेंट में से लोअर लेते हैं, तो अब 4 लाख को लेंगे। तो 4 लाख हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो गया, लिख दिया हमने यहाँ पे, एक्सपेक्टेड रेंट हमारा 4 लाख है। इनकम टैक्स अथॉरिटी एक्सपेक्ट करिए कि 4 लाख रुपए का रेंट ये प्रॉपर्टी कमा के देती होगी। एक्चुअल में इस प्रॉपर्टी ने कितना कमाया वो आपको कैसे पता चलेगा, मैंने अभी आपको बताया था कि एक महीने में 40,000 रुपए का रेंट भर रहे थे और 8 महीने तक रेंट भरा, तो 40,000 रुपए इंटू 8, 32, तो मतलब 3,20,000 रुपए का रेंट एक्चुअल में कमाया है इन्होंने। और कितने टाइम वेकेंट रहा, 4 महीने, 4 महीने वेकेंट रहा, और हर महीने अगर रेंट पे चढ़ता तो ये वेकेंट पीरियड पे कितना आ जाता रेंट, 40,000 रुपए इंटू 4 महीने, कितना आ जाता, 1,60,000 रुपए रेंट और आ जाता अगर किराए पे चढ़ा रहता तो। अब कहता है कि अगर पूरे 12 महीने किराए पे चल रहता तो टोटल पूरे साल में रेंट कितना आता, तो हम कह रहे हैं एक महीने में 40,000 आता, तो 12 महीने में कितना आता, 40,000 इंटू 12, 4,80,000।
ये तब आता अगर पूरे 12 महीने रेंट पे चढ़ता, बट एक्चुअल में ये 8 महीने चढ़ा तो 3,20,000 रुपए का रेंट आया। अब बच्चे जैसे कि आप देख सकते हो, आपको हमेशा एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करना है। अब आप 4 लाख को 3,20,000 से कंपेयर करोगे, करिए कंपेयर। तो हमने कंपेयर किया तो हमने देखा भाई एक्सपेक्टेड रेंट जो है 4 लाख रुपए ज्यादा है 3,20,000 से, तो मतलब 4 लाख क्या था हमारा एक्सपेक्टेड रेंट, 3,20,000 क्या था एक्चुअल रेंट। तो आपने देखा कि एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है एक्चुअल रेंट से। जब जब आपका एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट से ज्यादा आएगा, बच्चे ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, जब जब आपका एक्सपेक्टेड रेंट मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप ज्यादा आपकी प्रॉपर्टी कमा कर देगी, बट एक्चुअली में आपकी प्रॉपर्टी ने कम कमा के दिया, जब जब ऐसा केस होगा तब तब आप ये चेक करोगे कि वेकेंट थी प्रॉपर्टी, इस वजह से वैकेंसी के वजह से कम कमा के दिया इस प्रॉपर्टी ने एक्सपेक्टेड रेंट के मुकाबले, या अगर वेकेंट नहीं होता तो भी ये प्रॉपर्टी कम ही कमा के देती। तो चलिए, अगर वेकेंट नहीं होता तो ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में कमा के देती 4,80,000 रुपए। अगर वेकेंट नहीं, मान लीजिए मैं ओनर हूँ इस प्रॉपर्टी की, अब मैं ओनर हूँ तो इनकम टैक्स मेरे को देना है, तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज मेरे कैलकुलेशन कर रही हैं, वो कहती हैं कि हमारे अकॉर्डिंग तो तुम्हारा मकान 4 लाख रुपए तुम्हें रेंट देता होगा पूरे साल का। मैंने कहा जी नहीं, 3,20,000 रुपए का रेंट आया है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने कहा कि बट हमारे अकॉर्डिंग तो 4 लाख आना चाहिए था। तो अब इनकम टैक्स अथॉरिटीज ये चेक करेंगी कि अगर ये मेरा वैकेंसी ना होती, कुछ टाइम के लिए खाली नहीं रहता, रेंट पे चढ़ा रहता 12 के 12 महीने, तो कितना कमा के देता मुझे मेरा घर। तो उन्होंने देखा 4,80,000 रुपए कमा के देता। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने सोचा कि ये एक्चुअल रेंट को कम बता रहा है एक्सपेक्टेड रेंट से, ये जेन्युइनली इसका कम आया है, ऐसा नहीं है कि ये कम दिखा रहा है ताकि इसको कम टैक्स देना पड़े। ये तो बेचारा 4,80,000 रुपए दिखाना चाहता था पूरे साल में, और फिर ये मेरे 4 लाख जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, इनकम टैक्स अथॉरिटी सोच रही है जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 4 लाख देगा, बट एक्चुअल में तो ये आदमी मेरे को 4,80,000 रुपए रेंट देना चाहता था। वो तो इसकी किस्मत खराब थी कि वेकेंट हो गया तो इसने कम कमाई करी है, 3,20,000 कमाई करी है। ऐसे केस में जहां इनकम टैक्स अथॉरिटी को ये समझ आ जाता है कि ये बेचारा तो हमें ज्यादा रेंट देना चाहता था, बट ये कम रेंट सिर्फ इस वजह से दे रहा है क्योंकि खाली पड़ी हुई थी प्रॉपर्टी। ऐसे केस में इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या करेगी, इनकम टैक्स अथॉरिटी 3,20,000 मतलब जो भी आपकी यहाँ पर एक्चुअल रेंट में वैल्यू आ रखी होगी उसी को वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेगी। समझ आया है बच्चे? अब यहीं पर मैं आपको एक और केस बताऊंगी। मान लीजिए इस वाला केस, ये वाला जो घर है, मान लीजिए ये वाला घर होता, इस वाले घर में हमारा म्यूनिसिपल वैल्यू थी 2 लाख रुपए, फेयर रेंट था 2,04,000 रुपए, दोनों का हाइयर लिया, 2,04,000 आया। 2,04,000 हमारा वैल्यू जो आई उसमें, और स्टैंडर्ड रेंट में लोअर लेते हैं। अब आप कहोगे मैम स्टैंडर्ड रेंट तो जीरो है, तो जीरो और 2,04,000 में तो जीरो ले लें क्या एक्सपेक्टेड रेंट? मैंने कहा नहीं, इसका मतलब लॉजिक से चलो। लॉजिक क्या कहता है, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में हाइयर अमाउंट लेंगे, तो चलो 2,04,000 ले लिया। अब 2,04,000 पे इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने कहा अरे गवर्नमेंट ने तो कोई रोक ही नहीं लगा रखी कि कितना रेंट यहाँ पे होना चाहिए। तो एक्चुअल में फिर एक्सपेक्ट कितना करेगी इनकम टैक्स अथॉरिटी की पूरे साल में 2,04,000 रुपए ये प्रॉपर्टी कमा के देगी, एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। एक्चुअल में इस प्रॉपर्टी ने कितना कमा के दिया? कहता है कि चलो देखते हैं। कहता है ये प्रॉपर्टी 1 महीने वेकेंट थी, 11 महीने किराए पे चढ़ी हुई थी, जिस महीने में किराए पे चढ़ी हुई थी हर महीने 15,000 रुपए का रेंट आता था। तो बच्चे एक्चुअल रेंट कितना हो गया आपका? एक्चुअल रेंट हो गया आपका कि कितना, 15,000 रुपए महीने का रेंट आता था। देखिए 15,000 रुपए महीने का रेंट आता था, और कितने महीने तक आया? 11 महीने तक आया, क्योंकि 1 महीना वेकेंट थी। तो 15,000 रुपए महीने को आप 11 महीने से जब मल्टीप्लाई करते हो तो एक्चुअल रेंट आपका 1,65,000, 1,65,000 आता है। अगर मान लीजिए ये प्रॉपर्टी वेकेंट नहीं होती, पूरे 12 महीने पे किराए पे, 1 महीना खाली पड़ी रही ना प्रॉपर्टी, किराएदार नहीं मिला, मान लीजिए 1 महीना किराएदार, मतलब मान लीजिए पूरे 12 के 12 महीने किराएदार होता है, 1 महीने खाली नहीं रहती प्रॉपर्टी, तो कितना किराया कमाती है प्रॉपर्टी एक्चुअल में? तो 1,80,000 कमाती। अब इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने फिर कंपेयर किया एक्सपेक्टेड रेंट को और एक्चुअल रेंट को, 2,04,000 को और 1,65,000 को। जब उन्होंने कंपेयर किया तो उन्होंने पाया कि एक्चुअल रेंट तो कम है,
एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है। उन्होंने कहा कि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 2,04,000 पूरे साल में कमा के देगी, पर तुम कह रहे हो सिर्फ 1,65,000 रेंट कमा के दिया है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी मन में शक करेगी, कहीं ये मेरे से झूठ तो नहीं बोल रहे टैक्स बचाने के लिए, कि इनकम कम दिखाने के लिए, कम रेंट दिखाने के लिए। तो वो कहेगी कि चलो मैं ना ये चेक करती हूँ कि अगर ये वैकेंसी नहीं होती, पूरे 12 के 12 महीने ये लेट आउट होता, तो कितना कमा देती है प्रॉपर्टी। तो हमने चेक किया, तो हमने 1,65,000 में 15,000 रुपए और जोड़ दिए। 15,000 रुपए एक महीने वेकेंट था ना, एक महीने वेकेंट था, तो मतलब एक महीने के 15,000 रुपए का किराया नहीं आया। अगर वो आता 15,000 रुपए एक महीने का किराया और, तो टोटल हो जाता 1,80,000 रुपए का किराया एक्चुअल में आता। तो उस केस में इनकम टैक्स अथॉरिटी सोचती है कि अगर इसमें वेकेंट नहीं होता तो ये 1,80,000 रुपए पूरे साल में कमाता, और ये मुझे कहता है कि मैंने 1,80,000 कमाया है। बट इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है बट मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये 2,04,000 रुपए मतलब पूरे साल में रेंट कमा सकता है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी ये चेक करेगी, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करेगी, और ये चेक करेगी कि कौन सा बड़ा है। अगर एक्सपेक्टेड रेंट बड़ा है, इफ एक्सपेक्ट, देखो क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड रेंट बड़ा है एक्चुअल रेंट से। 8RRR का मतलब होता है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल, ठीक है। तो बच्चे अगर एक्चुअल रेंट आपका छोटा है, एक्सपेक्टेड रेंट आपका बड़ा है, जैसे कि इस यहाँ पर हुआ है, ऐसे केस में हम ये चेक करेंगे कि वैकेंसी के वजह से, कि खाली पड़ा था कुछ समय मकान, इस वजह से ऐसा हुआ है, या मतलब खाली नहीं भी पड़ा होता तो भी ये मतलब कमी दिखा रहा था एक्चुअल रेंट। तो यहाँ पे हमने चेक किया, इसने पूछा, इसने देखा एक्सपेक्टेड रेंट तो बड़ा है एक्चुअल रेंट से, कंपेयर किया। जब भी आप ये कंपेयर करोगे तो आप ये चेक करोगे कि ये जो खाली पड़ा हुआ था, वेकेंट था एक महीने के लिए या जितने भी टाइम के लिए, उस वजह से तो नहीं है कि एक्चुअल रेंट कम आ रहा है एक्सपेक्टेड रेंट से। तो चेक किया, पूछा इसने कि एक्सपेक्टेड रेंट बड़ा है एक्चुअल रेंट से ओनली ड्यू टू वैकेंसी, ऐसा है या नहीं है। तो हमने कहा नो, ऐसा नहीं है। उसने कहा कि अगर वेकेंट नहीं होता तो 1,80,000 कमाता, वो भी तो 2,04,000 से कम ही था, 1,80,000 भी। तो कहते हैं ऐसा नहीं है कि वैकेंसी के वजह से ऐसा हुआ है। तो ऐसे केस में इनकम टैक्स अथॉरिटी कहेगी कि ये ना शायद मेरे से कम इनकम दिखाना चाहते हैं मुझे, और कम टैक्स भरना चाहते हैं। तो वो कहेगी कि मैं तो ना तुम्हारे इस मकान की वैल्यू वो नहीं मानूंगी जो तुम बता रहे हो 1,65,000, मैं वो मानूंगी, इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है, जो मैंने सोच एक्सपेक्ट किया 2,04,000। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऐसे केस में आ जाएगी 2,04,000। इसमें से हम म्यूनिसिपल टैक्सेस जो हमने पे कर दिए हैं अपने लैंडलॉर्ड को ऑन और बिफोर 31 मार्च 2020, उनको माइनस कर देंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, 3,000 रुपए के म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करे गए हैं ड्यूरिंग द ईयर। तो वहां पे म्यूनिसिपल टैक्स को माइनस कर दो 3,000 रुपए, तो कितना आ गया, 2,04,000 में से 3,000 गया, 2,01,000 आ गया बच्चों। और ये वाला केस जो हम कर रहे थे तीसरा, कि इस वाले मकान के केस में, इस वाले मकान के केस में एक्चुअली में रेंट आ रहा था 3,20,000, बट एक्सपेक्टेड रेंट आ रहा था 4,00,000। इनकम टैक्स अथॉरिटीज एक्सपेक्ट कर रही थी ये प्रॉपर्टी 4,00,000 पूरे साल में कमा के देती होगी, बट एक्चुअल में कितना कमा के देती थी बच्चे ये प्रॉपर्टी, एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी कमा कर देती थी 3,20,000 रुपए। तो फिर चेक, जब भी हमारा एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट से ज्यादा बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट कम आया है क्या। तो हमने चेक करा कि वेकेंट नहीं होता तो 4,80,000 रुपए आता रेंट, बट अब क्योंकि वेकेंट है तो 3,20,000 आया है। तो इसीलिए हम अब ऐसे केस में जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू इनकम टैक्स अथॉरिटी निकालती है, तो ये सोचती है कि यार ये तो बड़ा ईमानदार आदमी है, जितना मैंने कैलकुलेट किया था कि कमा के देती होगी प्रॉपर्टी, है तो उससे भी ज्यादा वैल्यू दिखा रहा था कि उससे ज्यादा रेंट कमा के देती है, ईमानदार आदमी। अब जब ये ईमानदार आदमी कह रहा है कि एक्चुअल रेंट 3,20,000 रुपए पूरे साल का इसने कमाया है, तो ये ठीक कह रहा होगा। तो वो कहेगी कि मैं इस प्रॉपर्टी की रेंटल वैल्यू पूरे साल की ग्रॉस एनुअल वैल्यू 3,20,000 ही मानूंगी, 4,00,000 नहीं मानूंगी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या चेक किया कि एक्सपेक्टेड रेंट ARRR एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रिसीवेबल से बड़ा है ओनली ड्यू टू वैकेंसी, यस और नो। तो इसमें आया यस, कि वेकेंट है इसी वजह से ऐसा हुआ है कि ये वैल्यू छोटी रह गई इस वैल्यू से, वरना नहीं ऐसा होता। तो ऐसे केस में क्या होता है, एक्चुअल रेंट जो आपका होता है उसी को हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेते हैं। यहाँ पे मान लिया 3,20,000, उसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस जो पे कर दिए उन्हें माइनस करते हैं। तो देखिए बच्चे, म्यूनिसिपल टैक्सेस 3,000 ड्यू हो गए हैं बट नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर। जो चीज पेमेंट नहीं करी म्यूनिसिपल टैक्स की उसको माइनस करना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर हमने
म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड में नील कर दिया, और फिर 3,20,000 में से जब जीरो जाता है बच्चे, नील जाता है, तो 3,20,000 आता है। तो 3,20,000 हमारी नेट एनुअल वैल्यू आ गई बच्चे। नेक्स्ट है आपका, हाउस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर। मान लीजिए मेरे पास 2 मकान है। एक मकान में तो मैं रह रही हूँ, दूसरा मकान मेरा खाली पड़ा है और मेरा मन नहीं है उसे किराए पे चढ़ाने का, मैं अपना सामान ही वहां पे रखना चाहती हूँ। तो इसका मतलब मैं सेल्फ ऑक्यूपाई करना चाहती हूँ उस मकान को, दूसरा जो खाली पड़ा है मैंने उसको सेल्फ ऑक्यूपाई कर लिया। अब ऐसे में सेल्फ ऑक्यूपाई कर लिया तो उसकी हाउस प्रॉपर्टी रेंटल इनकम मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी निकल के आएगी बच्चे? तो आप भी जानते हो जो मकान खाली पड़ा हुआ है उसकी रेंटल इनकम कुछ थोड़ी ना निकल के आएगी, नहीं निकल के आएगी। तो उसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम जीरो निल मानेंगे, और ऐसे केस में आपके नेट एनुअल वैल्यू भी निल आएगी। देखते हैं कैसे। कहता है मिस्टर जे का एक बड़ा सा घर है जिसकी म्यूनिसिपल वैल्यू 15,000 रुपए महीना है, फेयर रेंट 21,000 रुपए महीना है, स्टैंडर्ड रेंट 18,000 रुपए महीना है, म्यूनिसिपल टैक्सेस पूरे साल में 5,000 देता है। कहता है एनएवी निकालो घर का अगर मिस्टर जे ओनर ऑफ अ बिग हाउस विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय हिम थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल सेल्फ ऑक्यूपाई पे रहा है ये एक्स्ट्रा घर। तो कहता है म्यूनिसिपल वैल्यू पूरे साल की कितनी हो गई, 1,80,000, क्योंकि हमने महीने की दे रखी थी, मंथ की को हम 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, इस फेयर रेंट को भी 12 महीने से मल्टीप्लाई कर दिया, स्टैंडर्ड रेंट को भी 12 महीने से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा म्यूनिसिपल वैल्यू आई 1,80,000, फेयर रेंट आया 2,52,000 और स्टैंडर्ड रेंट आया 2,16,000। अब हम म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का हाइयर लेते हैं, तो 1,80,000 और 2,52,000 में से हाइयर क्या होगा, 2,52,000, 2,52,000 आ गया। तो और स्टैंडर्ड रेंट है 2,16,000, तो मतलब 2,52,000 तो ऐसा मान रही है इनकम टैक्स अथॉरिटी कि इतना आना चाहिए रेंट पूरे साल में, बट स्टैंडर्ड रेंट कहता है कि 2,16,000 से ज्यादा तो चार्ज ही नहीं कर सकते। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है ठीक है, इसका मतलब 2,16,000 से ज्यादा पूरे साल में नहीं आ सकता, तो 2,16,000 इनके पास रेंट आता होगा, एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं ऐसा। तो एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 2,16,000। एक्चुअल में रेंट क्या आ रहा है, अब खाली पड़ा है, सेल्फ ऑक्यूपाई में है, तो एक्चुअल में रेंट तो जीरो आ रहा है, निल। तो अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू जब इसमें निकालनी है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो होगी इसकी वो निल होगी, कि पूरे साल में कितनी रेंटल इनकम कमा के दे रहे हैं, निल, कुछ नहीं। तो हमेशा याद रखना बच्चे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब भी आपका जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ घर है वो आपका खाली पड़ा हुआ है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है आपके थ्रू, तो ऐसे घर की ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी हमेशा निल होती है, जीरो होती है। और ऐसे केस में आप म्यूनिसिपल टैक्सेस जो आपने पे करे हैं ना, जो लैंडलॉर्ड ने पे करे ऑन और बिफोर 31 मार्च 2020, वो माइनस होने अलाउड नहीं होते हैं। अब गवर्नमेंट कहती है तुम हाउस प्रॉपर्टी इनकम तो दिखा नहीं रहे हो, तुम यही नहीं दिखा रहे कि तुमने अपना घर किराए पे चढ़ाया, उससे कोई आया, तुम तो कह रहे हो तुमने अपने यूज के लिए यूज करा है। अब तो जब तुम उसको हाउस प्रॉपर्टी इनकम का हमें फायदा नहीं दे रहे, हमारे को टैक्स नहीं दे रहे, तो जो तुम लोगों ने अपने घर को यूज करने के लिए, उसको वॉशरूम यूज करने के लिए, सीवेज वगैरह के लिए म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करे हैं गवर्नमेंट को, एमसीडी को, तो उसको हम माइनस करना अलाउ क्यों करें, तुम्हारी इनकम को कमी क्यों करें जब इनकम है ही नहीं। तो ऐसे केस में म्यूनिसिपल टैक्सेस कभी माइनस नहीं होते, जीएवी हमेशा निल होते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में, और जब निल में से निल माइनस होता है, म्यूनिसिपल टैक्सेस क्योंकि निल ले रहे हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निल थी, तो जब निल में से निल माइनस होता है तो नेट एनुअल वैल्यू भी निल आती है, मतलब जीरो आती है। तो हमेशा हम याद रखेंगे कि सेल्फ ऑक्यूपाइड घर में ग्रॉस एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू जीरो रहती है, निल रहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बच्चे एक केस आता है आपका कि हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर अ पीरियड एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द रिमेनिंग पीरियड। अब ध्यान से देखेंगे इसे, क्या कहता है कि मान लीजिए 7 महीने तक किराए पे चढ़ा रखा था, बचे हुए 5 महीने किराएदार को कहा कि अब तू खाली कर दे, 5 महीने मैं रहना चाहता हूँ इसमें, मैं अपना सामान रखूंगा। मान लीजिए मेरे पास 2 घर है, 2 घर में से मैंने एक घर में तो मैं रह रही हूँ, दूसरा किराए पे चढ़ा दिया। किराए पे जो चढ़ाया है मान लीजिए मैंने 7 महीनों के लिए किराए पे चढ़ाया है, उसके बाद मैंने खाली करा लिया और अपना आधा सामान अपना दूसरे घर में भी रख लिया, तो दूसरा घर मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड में ही आ गया। तो ऐसे केस में अगर
साल के कुछ महीने आपका घर किराए पे चढ़ा हुआ है, कुछ महीने आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, तो ऐसे केसेस में बच्चे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कहता है कि म्युनिसिपल वैल्यू है, जो फेयर रेंट है, जो स्टैंडर्ड रेंट है, ये जो आपको दे रखा होगा साल का दे रखा होगा, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि कुछ महीनों के लिए इतना निकलना है, कुछ जितने महीने रेंट पे चढ़ाया उसके लिए इतना निकलेगा, जितने टाइम सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसके लिए इतना निकलेगा। 7 महीने और 5 महीने के अंदर डिवाइड नहीं करोगे। मैंने कहा कि मैंने 7 महीने किराएदार रखा, 5 महीने घर में अपना सामान रखा, तो मतलब 5 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड था, 7 महीने लेट आउट था। तो ऐसे केस में ऐसा नहीं है कि म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट को मैं 7 महीने और 5 महीने में डिवाइड कर दूंगी कि अरे 7 महीने का स्टैंडर्ड रेंट इतना होना चाहिए, 5 महीने का इतना होना चाहिए, फेयर रेंट 7 महीने का इतना होना चाहिए, 5 महीने का इतना होना चाहिए। नो, ये डिवाइड करना अलाउड इस केस में नहीं है, याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बच्चे मान लीजिए वही एक क्वेश्चन लेते हैं कि मिस्टर जे जो है वो ओनर है एक घर के, उस घर की म्यूनिसिपल वैल्यू जो है बच्चे वो 50,000 रुपए पूरे साल की है। मैंने बोला पूरे साल की 50,000 म्यूनिसिपल वैल्यू है, तो यहाँ पे लिख दिया पूरे साल की म्यूनिसिपल वैल्यू 50,000 रुपए। फेयर रेंट दे रखा है 56,000 रुपीज, फेयर रेंट लिख दिया 56,000 रुपीज। कहता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही यूज दिस हाउस फॉर हिज ओन रेजिडेंस फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 30 नवंबर 2019। कहता है कि अपने घर के लिए इसने इसको यूज कब से, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 30/11/2019 तक, एंड लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस फ्रॉम 1 नवंबर 2000 @5200 पर मंथ। ध्यान दीजिएगा बच्चे, इस घर के लिए क्या है कि जे ने उन्होंने अपना सामान रखे रखा उस घर में, कब से, अप्रैल से लेकर नवंबर के आखिरी तक, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पूरे 8 महीने अपना सामान रखे रखा। हम क्या कर रहे हैं, हम हाउस प्रॉपर्टी इनकम पूरे 1 साल की निकाल रहे हैं। कौन से की, प्रीवियस ईयर, जिस साल में हमने पैसा कमाया, सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, उस पूरे 1 साल 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक के बीच में हमने जितना भी हाउस प्रॉपर्टी इनकम कमाया उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कह रहा है 1 अप्रैल 2019 से लेकर 30 नवंबर 2019, पूरे 8 महीने तक तो खुद ही अपना सामान रखे रखा मिस्टर जे ने सेल्फ ऑक्यूपाई में। फिर बचे हुए 4 महीने जब बच गए थे तो उनमें 5200 पर मंथ पे किराए पे चढ़ा दिया। अब बच्चे ये बोला है कि पूरे साल की म्यूनिसिपल वैल्यू 50,000 है और पूरे साल के फेयर रेंट 56,000 है, और ये भी बोला है कि म्यूनिसिपल टैक्स पूरे साल में कितना पे करता है, 8400। कहता है नेट एनुअल वैल्यू निकालो हाउस प्रॉपर्टी की, अगर असेसमेंट ईयर है 2020-21 और प्रीवियस ईयर है 2019-20। तो बच्चे ऐसे केस में, आई नो बच्चों की टाइम आपका अप हो चुका है, मैं देख रही हूँ ये चीज, बट क्योंकि आपका इतना बड़ा हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर हमारे को एक क्लास में वाइंड अप करना है, तो आप देखिए कि मेरे पास टाइम का कितना कॉन्स्ट्रेंट है। अगर मैं आपको बिल्कुल ही नहीं कराऊंगी तो आई डोंट थिंक इट इज जस्टिस। मैं चाहती हूँ आपको ज्यादा से ज्यादा करा सकूं, तो बस 5 मिनट और बेयर करिए आप मेरे साथ, फिर मैं आपके डाउट्स ले रही हूँ। ठीक है बच्चे, तो अब देखिए बच्चे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21, दैट इज प्रीवियस ईयर 2019-20। सबसे पहले लिखा म्यूनिसिपल वैल्यू पूरे साल की 50,000 थी, फेयर रेंट पूरे साल का 56,000 था। स्टैंडर्ड रेंट यहाँ पे क्वेश्चन में देखो गिवन ही नहीं है, तो इसमें लिख दिया नॉट एप्लीकेबल। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना आएगा आपका, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का हाइयर लेते हैं हमेशा, तो इन दोनों का हाइयर है 50,000 और 56,000 का हाइयर है 56,000, 56,000 लिख, 56,000 हाइयर हो गया। फिर उसको हम स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं, बट स्टैंडर्ड रेंट तो गिवन ही नहीं है, तो अब फर्दर दूसरे स्टेप को करने की जरूरत ही नहीं है, हम स्टैंडर्ड रेंट से कोई कंपेयर नहीं करेंगे। तो 56,000 हमारा हाइयर अमाउंट आया, उसी को हम एक्सपेक्टेड रेंट मान लेंगे। इनकम टैक्स अथॉरिटीज वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि ये प्रॉपर्टी मिस्टर जे को पूरे साल में 56,000 रुपीज का रेंट कमा के देती होगी। बट एक्चुअल में मिस्टर जे को एक्चुअल में रेंट कितना मिला है, मिस्टर जे को एक्चुअल में रेंट मिला है 5,200 रुपीज का एक महीने में, और 4 महीने तक मिला है उन्हें, तो उन्हें एक्चुअल में कितना मिला है, 20,800। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी होगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी आपकी इन दोनों में से जो हाइयर अमाउंट है, 56,000 और 20,800 को कंपेयर किया, जो हाइयर अमाउंट है मतलब 56,000, वो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। तो बच्चे ये रूल है, रूल क्या है, रूल ये है कि अगर आपके कुछ महीने के लिए लेट आउट है, कुछ महीने किराए पे चढ़ाई है, कुछ महीने आपने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है,
ऐसे केस में आप अपना एक्चुअल रेंट निकाल लो। अब आपका एक्चुअल रेंट ऑब्वियसली कुछ महीनों का होगा, पूरे 12 महीनों का तो होगा नहीं, क्योंकि कुछ ही टाइम के लिए आपने रेंट पे चढ़ाई है। और आप एक्सपेक्टेड रेंट निकालो। एक्सपेक्टेड रेंट आपका पूरे 12 महीने में, 12 महीने में इनकम टैक्स अथॉरिटी ये एक्सपेक्ट करिए पूरे 12 महीने अगर किराए पे चढ़ाया जाता तो आता 56,000 रुपीज का रेंट। ऐसा इनकम टैक्स अथॉरिटी, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि इनकम टैक्स अथॉरिटी एक्सपेक्ट कर रही है कि पूरे साल मतलब पूरे 12 महीने अगर रेंट पे चढ़ाया जाता तो 56,000 रुपीज रेंट कमा के देती है प्रॉपर्टी मिस्टर जे को। पूरे 12 महीने की एक्सपेक्टेशन रेंट की 56,000 की है इनकम टैक्स अथॉरिटी की, बट एक्चुअली में तो ये सिर्फ 4 महीने रेंट पे चढ़ा। या आपके क्वेश्चन में जितने भी महीने रेंट पे चढ़ा हुआ बता रखा होगा, पूरे 12 महीने का तो इस केस में नहीं दे सकते हैं क्योंकि कुछ महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा है। तो जितने महीने एक्चुअल में रेंट मिला उतने महीने का रेंट निकाल दिया। अब रेंट 4 महीने मिला है, एक्सपेक्टेशन वाला रेंट 12 महीने का है, बट ये दोनों फिगर्स वैसे तो कंपेयर हमें लगता है ना, अरे नहीं करनी चाहिए, ये तो 4 महीने का एक्चुअल रेंट है, एक्सपेक्टेड रेंट तो 12 महीने का है, बट हम एक्चुअल में इन्हीं दोनों फिगर्स को कंपेयर कर देंगे, एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट को, और जो इनमें से हायर होगा, देख लीजिए लिखा हुआ है, हायर ऑफ दीज टू फिगर्स विल बी जीएवी। इन दोनों में से जो हायर होगा उसको जीएवी लेंगे। तो जीएवी हमारी क्या निकल के आई, 56,000 हमारी जीएवी निकल के आई। 56,000 और 20,800 में 56,000 बढ़ा है तो वो हमारा जीएवी बन गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कि इतना रेंट कमा कर देती है पूरे साल में, ऐसा मांग गया इनकम टैक्स अथॉरिटी ने। इसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस जो पे कर दिए हैं ऑन और बिफोर 31 मार्च 2020 वो माइनस कर दिए। तो क्या कह रहा है, ही पेड म्यूनिसिपल टैक्सेस 8,400, तो वो उनको माइनस कर दिया। 56,000 रुपीज जो हम कह रहे थे कि इतनी रेंटल इनकम हमारा मिस्टर जे को एक घर कमा के देता होगा, उसमें से उन्होंने माइनस कर दिया कि उन्होंने कितने टैक्स भरे, मिस्टर जे ने कितना टैक्स भरा उस प्रॉपर्टी के लिए, वो उन्होंने माइनस कर दिया। टैक्स हमेशा लैंडलॉर्ड भरता है ना बच्चे, यहाँ पर लैंडलॉर्ड मतलब लैंडलॉर्ड ना भरे ये भी हो सकता है, टेनेंट भरे ये भी हो सकता है, बट जो माइनस करना अलाउड होता है वो सिर्फ मकान मालिक ने जो रेंट भरा है, रेंट नहीं सॉरी म्युनिसिपल टैक्स जो भरा है मकान मालिक ने, वो ही माइनस करना अलाउड होता है। तो 56,000 में से 8,400 का जो मकान मालिक ने म्युनिसिपल टैक्स भरा था। अब देखिए बच्चे, इसमें रह कौन रहा है, रह तो रहा है कुछ टाइम के लिए मकान मालिक और कुछ टाइम के लिए किराएदार, बट पूरे का पूरा म्युनिसिपल टैक्स कौन पे कर रहा है, मकान मालिक। तो मकान मालिक की जो आमदनी हुई पूरे साल की, जो इनकम टैक्स अथॉरिटी मानती है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू पूरे साल की कितना रेंटल इनकम कमा के दिया मिस्टर जे को, 56,000, बट मिस्टर जे ने इस घर में टैक्स म्युनिसिपल टैक्स कितना भर दिया, 8,400। तो ये इतना माइनस करने के बाद बचा कुचा अमाउंट मिस्टर जे के हाथ में आया, उसे कहते हैं नेट एनुअल वैल्यू। अब बच्चे आपका एक और ये दो, दो तो ये केसेस बच रहे हैं, फिर कुछ डिडक्शंस, मतलब मेरे को लगता है बच्चे कि अगर मैं आपके केस में हाउस प्रॉपर्टी इनकम पूरा डिस्कस करूं तो मुझे एक क्लास और चाहिए आपकी। तो चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम हाउस प्रॉपर्टी इनकम कंटिन्यू करके फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। तो अभी के लिए मैं क्लास में जितना मेरे को पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया। अब किसी को जिसको भी डाउट है बच्चे, वो अपने चैट बॉक्स पे मैसेज करके पूछिए मेरे से डाउट, आई एम देयर इन द क्लास। जब तक आपके डाउट्स नहीं खत्म होंगे मैं क्लास ओवर नहीं करूंगी, डाउट्स जिसको हैं आप पूछिए। स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ मैं अपनी।